सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं द अल्टीमेट रिवीजन सीरीज ऑफ साइंस और इसका लेक्चर 1 होने वाला है। पहली बात, हम इसको कर क्यों रहे हैं? क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो ऐसे में आपका मैक्सिमम रिवीजन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, करेंगे कैसे? तो इसके अंदर हम सारे PYQ कवर करेंगे विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, यानी कि उसको बेस्ट तरीके से किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, क्या उसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, मतलब ये तो मस्ट आपको करनी ही करनी है। और रही बात, इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको PDF मिल जाएगा लेक्चर वाइज, ठीक है? तो आप वहाँ से सीधा इसको डाउनलोड करें और इजीली इसको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा उसको आपको अच्छे से रिकॉल करना है। क्या करना है? अच्छे से रिकॉल करना है और उसको रिटेन करना है, दिमाग के अंदर रखना है, कुछ भूलना नहीं याद करने के बाद, ठीक है? अच्छे से याद करना है चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी रिपीट हो रही होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे, ठीक है? सारे PYQ हमने उठा रखे हैं, जितने अच्छे अच्छे थे सारे के सारे, और जो कि कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है इमेज का, फाउंड बाय अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है? तो एक स्फेरिकल मिरर से क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे एक मैग्नीफिकेशन निकालना है आपको जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, और डेटा आपको गिवन है। डेटा में क्या गिवन है? आपको यू की वैल्यू गिवन है -20, और आपको दे रखा है -15, ठीक है? फोकल लेंथ दे रखा है आपको। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है मैग्नीफिकेशन के लिए, 1/f इक्वल टू 1/u v प्लस 1/u होता है। अब आपको सर वैल्यू ठीक से पुट करनी है। -20 है, तो देखो यहाँ जब -20 पुट करोगे, यहाँ पे -20 नीचे आएगा -20, तो माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1/15 प्लस 1/20 लिख सकते हैं, है ना? अब हमने ये लिख लिया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा नीचे, ठीक है? और इसको एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो -1/60। अब ये हमारा क्या है? 1/v है, 1/v है, तो v क्या हो जाएगा हमारा? इसको ऊपर ला के लिखेंगे ना, तो v हमारा हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू में -v/u, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे भी हमें याद रखना है। अब क्या करेंगे? मैग्नीफिकेशन के अंदर v की वैल्यू है, u की वैल्यू है हमारे पास। v की वैल्यू क्या निकाली हमने? -60, उसको सिंपल कर देंगे। और यू कितना है अपना? यू अपना -20, उसको पुट करेंगे। माइनस से माइनस कैंसल आउट, आंसर क्या बचेगा आपका यहाँ पे? इससे ये कट जाएगा ना 3 टाइम्स में, तो आपको -3 आंसर आएगा। तो -3 इसका मैग्नीफिकेशन है। एक छोटी सी बात याद रखनी है यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव निकल के आता है तो इमेज आपकी कैसे बनती है? यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और नेगेटिव के केस में रियल और इन्वर्टेड होती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो ब्रेन है वो शॉक्स और इंजरीज से, जैसे कभी शॉक लग जाए, झटका लग जाए, इंजरीज वगैरह से कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे स्कल के अंदर होता है, ठीक है? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम, जो कि एक्सटर्नल इंजरीज से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? ब्रेन हमारा 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जिसको कि मेनिंगस बोला जाता है, ठीक है? और एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्लूइड है जो कि हमारे मतलब इन मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, जो कि एज अ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है? तो कोई सा भी शॉक हमें लगता है तो ब्रेन हमारा क्या करता है? इस फ्लूइड की वजह से उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाता है, और ये हमें मैकेनिकल शॉक से बचाता है। मैकेनिकल शॉक इन द सेंस, कोई सी भी आपको एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरी होती है तो उससे आप बच जाते हैं। तो ये फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा इसमें क्रेनियम का पॉइंट लिखें, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पॉइंट जरूर लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मेन फंक्शन क्या है सेंसरी न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है? कैरी करती है नर्व इंपल्सेस को, कहाँ से? सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन हमारे एज अ रिसेप्टर वर्क करते हैं, क्योंकि वहीं से हमें सब कुछ सेंस होता है, ठीक है? और कहाँ लेके जाते हैं? टू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है अपना? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन का काम है। उसके अलावा मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन किसमें? एक रिफ्लेक्स आर्क के अंदर। तो मोटर न्यूरॉन क्या करती है? नर्व इंपल्सेस को स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ लेके जाती है? इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाती है। इफेक्टर ऑर्गन इन द सेंस जो हमारा मसल और ग्लैंड है जहाँ पे इफेक्ट होना है, जिससे कि हम जो है रिस्पॉन्स कर सकें उस चीज़ का, ठीक है? किसी चीज़ का रिस्पॉन्स कर सकें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो हमें बताना है इन एक्टिविटीज के अंदर हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है इन्वॉल्व रहता है, और हमें ये भी बताना है क्या ये एक्शंस हमारे वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। वॉलंटरी होता है जो हम अपने इच्छा अनुसार करते हैं, इनवॉलंटरी होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे पिकिंग अ पेंसिल, आप एक पेंसिल उठाते हैं तो आप सोच समझ के पेंसिल उठाएंगे, इतना पता है, यानी कि ये तो वॉलंटरी हो गया, तो समझ में आ गया। वॉमिटिंग, देखो वॉमिटिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो वॉमिटिंग कैसी है? इनवॉलंटरी। अब हमें बताना है कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि इन्वॉल्व रहता है। तो पिकिंग अ पेंसिल, जब एक पेंसिल उठाते हैं उस टाइम पे सेरिब्रम, हमारे ब्रेन का पार्ट जो है वो इन्वॉल्व रहता है। और वॉमिटिंग करते वक्त मिडुला, ठीक है? मेडुला लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर पूरा लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। और
अब देखो सीबीएसई के ऑफिशियल आंसर के अंदर क्या दे रखा था और हमने यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि देखो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप ऐसे आंसर तो लिखेंगे नहीं जैसे यहाँ पे आंसर की के अंदर दे रखे हैं। आंसर की बेसिकली टीचर्स को मिलती है जिससे कि वो मैच कर पाए कि इसमें जो वर्ड्स लिखे क्या आपने वो अपने आंसर के अंदर मेंशन कर रखे हैं। देखो यहाँ से फ्लूइड फील्ड लिखा हुआ है, अगर आप फ्लूइड का नाम लिखेंगे तो आपको बेटर मार्क्स तुरंत मिल जाएंगे उसी टाइम पे। क्रेनियम मैंने बताया था मेंशन करना है आपको, ठीक है। देखो लिखा सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ क्या है थोड़ा शॉर्ट में चीज़ों को बताया गया है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल्ड में लिखेंगे तो वो अच्छा लगता है आंसर देखने में, और आपको पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे इसके अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एक एल्यूमिनियम वायर का जिसकी की लेंथ 1 मीटर दे रखी है। एल्यूमिनियम वायर है जिसकी लेंथ कितनी, 1 मीटर लेंथ है इसकी, और हमसे कह रहा है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, 2 mm² दे रखा है। आपको रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी यानी इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टिविटी गैस क्या होती है, ओम मीटर होती है। अब देखो पहले पार्ट में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरे पार्ट में बोला है कि यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है जिससे कि हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है आई वर्सेस वी का। आई क्या होता है करंट, वी क्या होता है वोल्टेज, और हमें ये वाला डेटा उसके ऊपर रखना है ग्राफ के ऊपर। तो कैसे करेंगे इसको, पहले देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है रो इंटू में एल बाई ए। रो क्या होता है हमारी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, एल क्या होता है लेंथ हमारा, ए क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो रो हमें गिवन है 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा। मीटर में क्या चेंज करूंगा, देखो अब मुझे पता है कि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर है इसका मतलब 2 टाइम्स, समझ में आ रहा है। यानी कि इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, और ऊपर लाऊंगा तो 10⁻³ हो जाएगा ना, जैसे फ्रैक्शन से ऊपर लेके आते हैं तो। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है। देखो आपका यूनिट कन्वर्जन है सिंपल सा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं इसके अंदर। 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, 2 इंटू -6, 2 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। लेंथ आपकी 1 मीटर है तो ये अच्छी बात है, एक का एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एल आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने अभी इसको चेंज किया तो इसको लिख लेते हैं किसमें, मीटर स्क्वायर के अंदर। और ऊपर अपना क्या था, अपनी यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी की। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 10⁻⁸ ऊपर है और 10⁻⁻6 नीचे, इसको ऊपर भेजेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, और 8 में से 6 गया तो 10⁻⁻2 बच गया। और इस 2.63 को डिवाइड कर देंगे इस 2 से, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 1 2 है ना, 2 3 6 और 2 3 6 और 2 1 2 और 5, ठीक है। तो ये आपका 1.315 इंटू 10⁻², ओम आ जाएगा। ओम क्यों, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। इसका सेकंड पार्ट में बोला है कि ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं पहले ध्यान समझो। आई और वी आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करना है। ओम्स लॉ में होता क्या है कि आपका आई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी पे, आई बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, सिंपल है। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। इसी चीज को बस ध्यान में रखते हुए इसको कर देना इजीली। आपको पता है कि सब कुछ बराबर बढ़ेगा, यानी कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनाया, यहाँ पे तो हमने आई वर्सेस वी का ग्राफ बनाया, आई वर्सेस वी, ये वी की वैल्यू 1.2 2.4 3.6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया, और इनके पॉइंट्स को हमने मैच किया तो हमें पता चलता है क्या, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि हमारे ओम्स लॉ को कंफर्म करती है। सिंपल है बिल्कुल ये, ठीक है। एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पे, छोटी सी बात, कि जब आप इस ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, प्लॉट करने के बाद ये स्टेटमेंट लिखनी है कि यहाँ पे आई और वी का जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है। तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है, क्योंकि आई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ओम लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इस स्टेटमेंट का आधा नंबर है, अगर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आधे नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान देना है ग्राफ अगर बनाओगे उसका स्टेटमेंट जब लिखनी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पे उसका प्रूफ बोलता है कि नेटवर्क किस तरीके से प्रूफ हो रहा है, ऐसा ग्राफ मतलब प्लॉट करके दिखाओ कुछ भी, तो स्टेटमेंट्स हमेशा लिखनी है। स्टेटमेंट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है, ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना अच्छा ही होता है कभी भी, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिख दोगे नंबर कट जाएंगे, हाँ कम लिखोगे तो हो सकता है नंबर कम मिल जाए एक बार को, इसलिए जितना हो सकता है उतना हमें एक्सप्लेन करना चाहिए आंसर को। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें एक एडवांटेज बताना है क्लोथ बैग्स का अगर हम यूज करते हैं ओवर प्लास्टिक बैग्स। देखो प्लास्टिक बैग हमें पता है पॉल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है, तो हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करना, हमें यूज करना है क्लोथ बैग्स का। लेकिन क्यों करना है वो बताना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हमें 2 तरीके बताना है जिससे कि सॉलिड वेस्ट, जो भी हमारे अर्बन एरियाज में सॉलिड वेस्ट बन रहा है, उसको किस प्रकार से सेफली डिस्पोज कर दिया जा सके, ठीक है। डिस्पोज यानी उसको मतलब आराम से फिनिश किया जा सके जिससे वो नुकसान ना पहुंचे। पहली बात देखो, क्लोथ बैग जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है और इको फ्रेंडली होता है, तो क्लोथ बैग जो है हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, पर प्लास्टिक बैग्स अच्छे नहीं होते। तो इसका रीजन हो जाएगा, आप चाहे तो बायोडिग्रेडेबल लिख दो, चाहे तो इको फ्रेंडली लिख दो। आप एक एडवांटेज इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है कि 2 मेथड बताने थे, तो पहला मेथड क्या हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है, दूसरा कंपोस्टिंग हो सकता है, तीसरा रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट हो सकता है, ठीक है।
उसके देखो कंपोस्टिंग कर सकते हो, उसके अलावा रिसाइकलिंग कर सकते हो, उसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, इनकी डंपिंग करवा सकते हो। क्या करो, इस वेस्ट को, जितना सॉलिड वेस्ट है उसको एक एरिया में डंप करो, ठीक है, उसको फिर बर्न कर सकते हो, और बर्न करने के बाद उसको फिर सैंड से मतलब लैंड की फिलिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा कि पॉल्यूशन नहीं फैलेगा और आपका ये जो मैनेजमेंट का काम है ये भी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप ये टर्म्स लिख सकते हो, इनसे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि हमें एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है किसी भी मीडियम का कि क्या होता है। उसके अलावा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, बी वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, बी का ये वन पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, और ये बात ही लिखी हुई है, क्वेश्चन नहीं पूरा एक्चुअली में ये। और यहाँ दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर और ग्लास का। वाटर का 4/3 है, ग्लास का 3/2 है। तो आपको बताना है कौन से मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। तो देखो जो मीडियम आपका रेयर होगा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। तो देखो ग्लास है, वाटर, आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम है यानी स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, इसके अंदर इजीली लाइट ट्रैवल करेगी, फास्ट ट्रैवल करेगी। तो इसका आंसर तो यहीं से पढ़ के पता चलेगा क्या होना चाहिए, इसका आंसर वाटर होना चाहिए, वाटर में फास्ट होगी लाइट। उसके अलावा पूछ रखा है अगर एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है ऑब्लिकली फ्रॉम अ ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है जो आप 90 डिग्री पर डालते हैं। ठीक है, देखो क्या दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका वाटर का पता है, ये वाटर ग्लास का गिवन है 4/3, 3/2। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ लाइट निकालनी वाटर के अंदर, वैक्यूम के अंदर। तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट के अंदर क्या बोला है उसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी मीडियम का, जिसको हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर, और मतलब एयर के अंदर कितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसके अलावा आपकी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर कितनी है। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी होती है आपकी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाए, मतलब मीडियम जो होगा मीडियम के अंदर हम उसको वी ले लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट देखो पानी के अंदर ज़्यादा होगी, हमें पता है क्योंकि उसके अंदर डेंसिटी जो है कम होगी पानी के अंदर, तो इसमें फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। उसके अलावा बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो हमें पता है क्या बोला था इसके अंदर सेकंड वाले पार्ट के अंदर कि अगर वो एंटर करते ग्लास से वाटर, देखो ग्लास जो है आपका कैसा था, ग्लास आपका डेंस था, वाटर कैसा है, रेयर है। तो जब वो एंटर करेगी अपनी रे जब आएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो जब वो डेंसर से रेयर में आएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे। ठीक है, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए हमें। देखो सीधा सा रूल होता है, अगर लाइट आपकी डेंसर से रेयर में आ रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ठीक है, इस बात को बस हमें याद रखना है। अब देखो हमें तो पता ही था कि यहाँ से ही पता लग जाता है हमें कि जो वैल्यू दे रखी थी, जैसे इसका फ्रैक्शन सॉल्व करने में कितना आएगा, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1.5, इसका आएगा 1.33। तो 1.55 आया मतलब ये डेंसर है, ज़्यादा डेंस है। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम आया 1.33, तो ये कैसा रेयर है, और रेयर में स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या दे रखा था यहाँ पे थर्ड पार्ट में कह रहा था हमसे स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है ग्लास के अंदर 2 × 10⁸ ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है मीडियम का, वैक्यूम का, और जो स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम के अंदर गिवन है हमें, है ना। तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हैं किसका, ग्लास का बोला गया है। तो ग्लास का कितना है, ग्लास का 3/2 है। ठीक है, क्योंकि हमें किससे निकालना है, ग्लास से निकालना है। तो ग्लास का कितना है, 3/2 है, 3/2 पुट कर देंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें निकालना है, 2 × 10⁸ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकल के आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वही हम वाटर के लिए निकालेंगे सिंपली सॉल्व करके, तो उसका आएगा 9/4 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं चाहे तो पॉइंट के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो छोटी सी बात है बिल्कुल कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम आएगा उसके अंदर ज़्यादा स्पीड पाई जाएगी, छोटी सी बात है, याद रखनी है बस। उसके अलावा हमें यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसके अंदर केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें इन चीज़ों की, कंबशन ऑफ मीथेन की, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन की, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल की, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। सारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए आपकी। ठीक है, बिल्कुल रट लो अच्छे से ये सारी की सारी रिएक्शन। ठीक है, भूलना नहीं है गलती से भी। देखो सिंपल है, मीथेन जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिंपल है, CH4 मीथेन होता है। ठीक है, इसमें से क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलता है। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है कंबशन ऑफ मीथेन, ये तो आपने चैप्टर 1 के अंदर ही पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड में क्या पूछिए, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन आप करवाएंगे कैसे। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराने के लिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से इसकी जो कंडीशन याद होनी चाहिए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, और साथ में क्या हीट प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे क्या बनेगा आपका, इथेनॉल से आपका इथेनोइक एसिड बनेगा। इथेनॉल से आपका इथेनोइक एसिड बनेगा जब आप इथेनॉल की ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, इसी को हम ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथीन, आपका क्या बोल रखा है इसके अंदर, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन बोला है। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, हाइड्रोजन, यानी कि इथीन आपका हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, सॉरी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है हमारे यहाँ पे ये कंडीशन है
क्या देने के लिए? इथेन देने के लिए। तो यहाँ पे क्या निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ठीक है। तो इथीन क्या होता है आपका? C2H4 होता है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसका स्ट्रक्चर भी इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, सब अच्छा लग रहा है देखने में। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके देगा क्या? हमें देगा इथेन, C2H6 देगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चौथी पूछिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे क्या बनता है? एस्टर बनता है। एस्टर क्या होता है? हमारा इथाइल एथोनाइट होता है और साथ में वाटर निकलता है, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन। CH3COOH क्या होता है आपका? ये आपका इथेनॉल यहाँ पे रिएक्ट करता है किसके साथ? इथेनोइक एसिड के साथ। इथेनॉल जाता है आपका इथेनोइक एसिड के साथ, देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऑफिशियल आंसर की के अंदर आंसर दे रखा था, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये इथेनॉल है आपका, ये आपका इथेनोइक एसिड है। क्या डालेंगे? कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो रिएक्शन रिवर्सिबल है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। इससे आपका बनेगा इथाइल इथेनॉइट, यानी कि एस्टर बनेगा, ठीक है। एस्टर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद करना है हमें। उसके बाद अगली सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है? एस्टर आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो एस्टर जो बना है यहाँ पे, एक सेकंड कहाँ गया? हाँ, ये जो एस्टर बना है, ये एस्टर है। इस एस्टर को क्या कराना है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। उससे क्या बनेगा? आपके सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेंगे, यानी कि सोप, और साथ में एल्कोहल, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम एथोनाइट, ये रहा आपका, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे? इसको ले लिया और रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे आपका क्या बना? यहाँ पे आपका इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल और साथ में सोडियम एथेनॉल बना है, ठीक है। सारी रिएक्शन बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए, अच्छे से आपको रट लेनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है गलती से भी। और इनकी कंडीशन जरूर याद करना, जो जो बीच में कंडीशन इनकी दी गई, जैसे यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, और यहाँ पे और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि एक टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या होता है? उसके अलावा इसके दो फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड का दूसरा जो नाम है वो लिम्फ है। क्या है? लिम्फ। लिम्फ होता है, ठीक है। लिम्फ का काम क्या होता है, हमें ये भी लिखना है। तो लिम्फ हमारा जो है ट्रांसपोर्ट करता है किसको? न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? ब्लड से लेके जाता है बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है, हमारे सेल से दूर लेके जाता है, यानी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाता है ब्लड से बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है। और वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर भी लेके आता है, तो बहुत अच्छा काम करता है हमारा यहाँ पे लिम्फ। दूसरा काम क्या है? बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, क्या ये वाला क्वेश्चन है टिश्यू फ्लूइड वाला, ये आपका 2 बार रिपीट हो चुका है पहले भी। ये वाला क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होता है, मतलब होगा ही, रिपीट होगा, गारंटीड है, ये रिपीट हो गई। पर रिपीट करने का तरीका बदल सकता है, राइट। वो इसी चीज को पूछेगा, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे आपसे, रिएक्शन पूछ दे सीधा सीधा, है ना। सीधा भी पूछ सकता है, ऐसे लिख के भी पूछ सकता है, या हो सकता है कोई केस स्टडी के अंदर कुछ लिख दे, स्टूपिड सी बातें लिख दे बहुत सारी पैराग्राफ के अंदर, फिर लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ ले सिंपल सा, ठीक है। ये आपका जो रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका डायग्राम को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका ये वाला देखो, ओम्स लॉ का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और आपका रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन है, जो रेजिस्टिव वाला मटेरियल वाला क्वेश्चन आता है, ये आपका बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ऑलमोस्ट हर साल हमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। तो ये तो बहुत अच्छे से करना है आपको, इसका फॉर्मूला अच्छे से कर लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके अलावा बाकी तो आपके ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसा मतलब गारंटी नहीं इसकी कि ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, पर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी वाला ये आपको जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। जैसे लेक्चर 1 था, लेक्चर 2, 3, 4 ऐसे आते रहेंगे, हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और आपको PDF मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डाउनलोड कर लेना वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आपको जितने एनोटेशन अभी लिखी है ना मैंने, ये सब नहीं मिलेगा आपको, प्योर PDF मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मली जैसा स्टार्टिंग में दिख रहा था PDF हमारा, ठीक है। और ये हमारा स्कैनर, कुछ नहीं, चैनल का स्कैनर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।